हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आज हम क्लास 10th साइंस जो एशचांद हमारी एशचांद पब्लिकेशन की बुक है, इसकी जो क्लास 10th साइंस है इसका हम करने जा रहे हैं, इसको हम पढ़ने जा रहे हैं। लाइफ प्रोसेसेस इसका जो फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि ऐसे कौन से मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से हम बहुत सारी हमारी एक्टिविटीज़ हम कर पाते हैं और हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारी जो लिविंग प्रोसेसेस होती हैं, मतलब बहुत सारी ऐसे प्रोसेस जो हमें अलाइव रखने के लिए ज़िम्मेदार होती हैं, वो भी कैसे होती हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। समथिंग विच इज़ लिविंग नॉट डेड इज सेड टू बी अलाइव। इन मोस्ट सिंपल टर्म्स अलाइव मीन्स हैविंग लाइफ। अलाइव इज कॉल्ड जीवित और जिंदा इन हिंदी। वी आर अलाइव एंड यू आर ऑल्सो अलाइव. Those things which are alive are called living things. All the plants and animals including human beings are alive or living things. तो यहाँ एक इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है कि जो भी चीज़ लिविंग होती है उसको अलाइव कहते हैं, जो भी चीज़ जीवित होती है उसको हम लोग जिंदा कहते हैं। तो और ये हम सब जिंदा हैं, हम सब जीवित हैं, और जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सब लिविंग है, सब लिविंग थिंग्स हैं। नाउ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन arises, व्हाट क्राइटेरिया डू वी यूज टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव? दिस इज डिस्कस बिलो। लेकिन अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि किस क्राइटेरिया पे हम लोग जो ऑर्गेनिजम्स उनको डिवाइड करेंगे, मतलब जो थिंग्स हैं उनको डिवाइड करेंगे लिविंग थिंग्स में और नॉन लिविंग थिंग्स में। ऐसा कौन सा क्राइटेरिया होगा? द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरियन टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज़ द मूवमेंट। मूवमेंट जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। ज़्यादातर जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनको जब चेक करना होता है कोई चीज़ अलाइव है या नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग है, तो क्या करते हैं, वो पहले मूवमेंट चेक करते हैं। मूवमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस ऑफ लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म। अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर मूवमेंट शो हो रही है तो इसका मतलब कि वो जो ऑर्गेनिज्म है वो अलाइव है, वो जिंदा है। ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर अलाइव मूव बाई देमसेल्व्स विदाउट एन एक्सटर्नल हेल्प। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जो भी अलाइव हैं, वो सब खुद से मूव करते हैं और उनको कोई एक्सटर्नल हेल्प नहीं चाहिए होती है। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है तो सिर्फ उससे उसको हम लोग लिविंग नहीं मान लेंगे। अगर वो बिना किसी सपोर्ट के, बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के मूव कर रहा है, उसके अंदर मूवमेंट शो हो रही है, तब हम उसको लिविंग मानते हैं। In some cases, the movements of living things are quite fast, which can be easily observed by us, but in other cases, the movements are very slow and hence observed with difficulty. कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनकी जो मूवमेंट्स होती है वो बहुत फास्ट होती है, इसलिए हम उसको आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन कुछ जो मूवमेंट होती है बहुत धीरे धीरे होती है। जैसे अगर एक बाइक जा रही है तेज़ से तो उसको हम लोग तुरंत जान लेंगे कि एक बगल से एक बाइक गई, लेकिन अगर कोई साइकिल बहुत धीरे 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 जा रही होगी तो हम लोग को नहीं समझ आएगा कि बगल से कुछ जा रहा है। तो वैसे ही अगर कुछ चीज़ बहुत फास्ट होता है जिन ऑर्गेनिजम्स में मूवमेंट, तो हम समझ जाते हैं इनके अंदर मूवमेंट हो रहा है। कुछ ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जिनके जो मूवमेंट शो करते हैं लेकिन बहुत धीरे धीरे, वो स्लोली। तो फॉर एग्जाम्पल द मूवमेंट्स इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व ईजिली, बट द मूवमेंट्स इन प्लांट्स आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व विद डिफिकल्टी। मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं उनमें जो मूवमेंट्स होती है वो बहुत फास्ट होती है। हम लोग भागते हैं, दौड़ते हैं तो बहुत फास्ट वाली मूवमेंट होती है। चलते भी हैं तो भी हम फास्ट ही चलते हैं प्लांट्स के कंपैरिजन में, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो धीरे धीरे मूव करते हैं और उनको हम बहुत डिफ़िकल्टी से ऑब्जर्व कर सकते हैं उनकी मूवमेंट को। एनिमल्स एंड प्लांट्स मूव इन डिफरेंट वेज, दिस विल बिकम क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्कशन। एनिमल्स और जो प्लांट्स होते हैं वो डिफरेंट वेज में मूव करते हैं। कैसे मूव करते हैं ये हमें जो निम्नलिखित एक डिस्कशन है उससे हमको पता चल जाएगा। एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट। जो एनिमल्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और अपने बॉडी पार्ट्स को भी मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अ फ्रॉग मूव्स व्हेन इट जंप्स इनटू अ पाउंड, अ बर्ड मूव्स व्हेन इट फ्लाइज इन द स्काई, एन एथलीट मूव्स व्हेन ही रन्स एंड अ फिश मूव्स व्हेन इट स्विम्स इन वाटर। मतलब जैसे एक जो फ्रॉग होता है वो जो पॉन्ड में जंप करता है तो वो उसकी पूरी बॉडी मूव कर रही है और साथ ही साथ उसकी बॉडी के जो पार्ट्स हैं, बॉडी पार्ट्स, वो भी मूव कर रहे हैं। और जो बर्ड होती है वो जब स्काई में फ्लाई करती है तो जो बर्ड जो होती है जब स्काई में फ्लाई करती है तो भी उसके पंख भी उड़ते हैं और वो खुद भी उड़ती है। अपना उसकी जो पूरी बॉडी है वो भी डिस्प्लेस होती है और उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी हिलते हैं। एन एथलीट मूव्स व्हेन ही रन्स एंड अ फिश मूव्स व्हेन इट स्विम्स इन वाटर। फिश जब वाटर में स्विम करती है तो उसका भी यही हाल होता है। एथलीट के भी पूरे हाथ पैर सब चलते हैं। तो एनिमल्स जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह तो मूव करते ही हैं, वन प्लेस टू अदर प्लेस तो बदलती हैं, डिस्प्लेस तो होती हैं, साथ ही साथ उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी मूव करते हैं। वी मूव आवर हैंड्स व्हेन वी क्लैप आवर एंड आवर चेस्ट मूव्स अप एंड डाउन वी ब्रीथ। जो डायफ्राग्राम होता है हमारे शरीर में, हम लोग जब ब्रीथ इन करते हैं जो डायफ्राग्राम होता है वो नीचे बैठ जाता है और जब हम लोग ब्रीथ आउट करते हैं जो डायफ्राग्राम होता है वो अपवर्ड आ जाता है। तो ये भी क्या होगा, ये भी मूवमेंट होगा। एंड अ डॉग कैन वैग इट्स टेल। जो कुत्ता होता है वो अपनी पूंछ हिलाता है। ये सभी मूवमेंट्स हैं।
ऑल दिस मूवमेंट शो दैट अ फ्रॉग, बर्ड, फिश, डॉग एंड ह्यूमन बींग्स आर अलाइव। ये सब बताते हैं कि हम सब अलाइव हैं, जितने भी हैं एग्जाम्पल्स हैं। द प्लांट्स आर फिक्सड इन द सॉइल एट अ प्लेस। जो प्लांट्स हैं वो सॉइल में एक जगह फिक्स हैं, सो दे कैन नॉट मूव लाइक एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्लांट्स जो होते हैं वो तो फिक्स होते हैं सॉइल में, अब वो चल के तो जा नहीं सकते अपना कि वो अपना गमला पकड़ के चल जाएंगे, एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। द प्लांट्स कैन ओनली मूव पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर, शूट्स एंड रूट्स। वो सिर्फ जो उनकी बॉडी पार्ट्स होते हैं उनको ही मूव कर सकते हैं, जैसे उनकी पत्तियां हिलती हैं, उनके जो फूल होते हैं वो हिलते हैं, ये सब, और जो उनके रूट्स होती है वो अंदर अंदर कुछ मूवमेंट करती है सॉइल के अंदर, तो वो यही सब मूवमेंट शो कर सकते हैं। द प्लांट पार्ट्स मूव टूवर्ड्स अ स्टिमुलस सच एज सनलाइट और ग्रेविटी और वाटर etc. फॉर एग्जाम्पल द शूट, द लीव्स and flower of a sunflower plant move by bending towards the sun so as to face the sunlight. जो प्लांट्स होते हैं वो एक और तरीके का मूवमेंट करते हैं, वो अपने स्टिमुलस की तरफ मूव करते हैं। स्टिमुलस क्या होता है? स्टिमुलस हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर जो हमारा सेकंड चैप्टर उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन स्टिमुलस एक ऐसी मतलब एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसी मतलब चीज़ होती है जिससे कोई भी चीज़ अट्रैक्ट होती है या उसके ऊपर एक रिएक्शन शो करती है, तो उसको स्टिमुलस कहते हैं। तो जो मान लीजिए जो सनफ्लावर है, मान लीजिए एक, तो सनफ्लावर की जो ऊपर वाली ये जो फ्लावर पार्ट है वो अगर क्या होगा, कभी कभी अगर सन जो होगा वो एकदम सीधा होगा तो वो सन के एकदम मतलब एकदम अपवर्ड मूव करेगा, और अगर सन जो होगा थोड़ा सा तिरछा सन की लाइट पड़ रही होगी उसके ऊपर तो वो राइट साइड या लेफ्ट साइड में बढ़ेगा। तो ऐसे होता है, या तो अगर सीधा पड़ रहा है एकदम पूरे उसके ऊपर सनलाइट पड़ रही है तो एकदम अपवर्ड बढ़ेगा बिना इधर बिना लेफ्ट बिना राइट के, और अगर थोड़ी तिरछे सनलाइट पड़ रही है तो राइट और लेफ्ट मूव करेगा। तो ये भी एक तरह का मूवमेंट है जो स्टिमुलस की वजह से होता है। एंड फ्लावर ऑफ द लीव्स ऑफ अ मिमोसा पुडिका प्लांट, सेंसिटिव प्लांट, मूव बाय फोल्डिंग अप व्हेन टच्ड विद फिंगर। मिमोसा पुडिका एक प्लांट होता है जिसको छुई मुई का पौधा भी कहते हैं, उसको जब छूते हैं तो वो अपनी जो पूरी जितनी भी लीव्स होती हैं वो क्या होता है, वो अपनी पूरी सारी लीव्स बंद कर लेता है, अपने सारे लीव्स वो बंद कर लेता है। और जब प्लांट और जब उसको लगता है कि अगल बगल कोई भी सेंसिटिव चीज़ नहीं है, कोई सेंस ऑर्गन हमें नहीं छूने वाला है, तो फिर से उसकी जो लीव होती हैं वो फोल्ड डाउन हो जाती हैं। प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट बाई ग्रोइंग दियर रूट्स एंड शूट्स बिगर। प्लांट्स भी मूवमेंट शो करते हैं, रूट्स और शूट्स जो होती हैं उनको अपना बढ़ा के, वो भी एक, ये भी एक तरीके का मूवमेंट है। तो 3 तरीके के मूवमेंट होते हैं अभी तक हमने पढ़ लिया। एक वो अपने फ्लावर्स, रूट्स, स्टेम इन सबको इधर उधर घुमाते हैं, वो होता है मूव करती हैं वो सब। एक वो लोग स्टिमुलस की तरफ ग्रो करते हैं कि ये तरीका का मूवमेंट है, और अपने शूट्स और रूट्स को बढ़ा के भी वो एक तरीके का मूवमेंट शो करते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स विच आर नॉट अलाइव कैन नॉट मूव बाई देमसेल्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं मतलब जो जिंदा चीज़ें नहीं होती हैं वो खुद से मूव नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल आ स्टोन इज अ नॉन लिविंग थिंग्स विच कैन नॉट मूव बाई इटसेल्फ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और शो एनी अदर टाइप ऑफ मूवमेंट। वी विल हैव टू मूव इट बाई अप्लाइंग फोर्स फ्रॉम आउटसाइड। जैसे एक स्टोन है तो स्टोन खुद से मूव नहीं करेगा, हमें उसके ऊपर एक फोर्स लगाना पड़ेगा तब वो अपनी जगह से डिस्प्लेस होगा। ऑल द लिविंग थिंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ टीनी लिविंग यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। हमने क्लास 9 में पढ़ा है कि हम जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सब सेल से बने हैं। द सेल्स देमसेल्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। सेल अपने सेल जो होती हैं वो और स्टिल स्मॉलर पार्टिकल्स जिनको मॉलिक्यूल्स कहते हैं उनसे बनी होती है। द मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल एज दोज इन मॉलिक्यूल्स और लिविंग थिंग्स आर इनविजिबल टू द नेकेड आई। अब जो सेल की मूवमेंट होती है और या उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट होती है वो इतनी स्मॉल स्केल पे होती है, इसकी इतनी स्मॉल स्केल पे होती है कि वो जो नेकेड आई है उसको दिख भी नहीं सकती। जैसे मान लीजिए वो 10 नैनोमीटर होगी, 10 नैनोमीटर होगी। अब कैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देख सकता है नेकेड आई से। द इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज हाउएवर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। लेकिन जो हम लोग उसको देख तो नहीं पाते हैं उस मॉलिक्यूल के मूवमेंट को, लेकिन वो जो मॉलिक्यूल सेल के अंदर मूव कर रहा है वो उस लाइफ के पूरे एग्जिस्टेंस के ऊपर वो ज़रूरी है। इनफैक्ट वायरसेस डू नॉट शो एनी मॉलिक्यूलर मूवमेंट इन देम अंटिल दे इन्फेक्ट सम सेल। जब वायरसेस जो होते हैं, आपको पता होगा वायरसेस जो होते हैं वो ना नॉन लिविंग थिंग्स में कैटेगराइज करे जा सकते हैं ना लिविंग थिंग्स में। जब वो किसी लिविंग बॉडी के बाहर होंगे तो नॉन लिविंग थिंग होंगे, जब लिविंग बॉडी के अंदर आ जाएंगे तो लिविंग थिंग हो जाएंगे, ग्रो कर जाएंगे, तब बढ़ जाएंगे, तादाद बढ़ा लेंगे। इनफैक्ट and this has created controversy about whether they are truly alive or not. In addition to movement, the living things also show some other characteristics. These are discussed below. अब ये जो मूवमेंट वाली कैरेक्टरिस्टिक है इसके अलावा जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो और भी कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं।
उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हम नीचे डिस्कस कर सकते हैं। ऑल द लिविंग थिंग्स हैव सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक विच मेक देम डिफरेंट फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स। सभी जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं सबकी एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है और वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक उनको नॉन लिविंग थिंग्स से डिफ्रेंशिएट कराती है। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर एज फॉलोज। कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स लिविंग थिंग्स की होती हैं वो निम्नलिखित हैं। लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स, खुद से वो मूव कर सकते हैं, तो हमने तभी पढ़ चुके हैं उसके बारे में। दे लिविंग थिंग्स नीड फूड, एयर एंड वाटर। अब मूव करने के लिए उनको फूड, एयर, वाटर चाहिए होता है और अपनी जितनी भी लाइफ प्रोसेस करने के लिए उनको फूड, एयर, वाटर इन सब की आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग्स कैन ग्रो कर सकती हैं, हमें स्टूमनस वाले एग्जाम्पल में देखा। लिविंग थिंग्स कैन रिस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, और वो सेंसिटिव होती हैं, ये भी हमने देखा भी। लिविंग थिंग्स रिस्पायर, मतलब वो जो रिस्पिरेशन मतलब होता है कि जो फूड है उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करना, एनर्जी रिलीज करना। रिस्पिरेशन मतलब सिर्फ ब्रीदिंग नहीं होता, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट नहीं होता है, उसका मतलब जो फूड है उससे एनर्जी रिलीज करने को हम रिस्पायर कहते हैं। लिविंग थिंग्स एक्सक्रिएट मतलब उनके अंदर जितने भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, जैसे यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, अमोनिया हो गया, अनवांटेड सॉल्ट्स हो गया, इन सबको भी निकालते हैं जो लिविंग बींग्स होते हैं, तो ये भी उनकी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक होती है। लिविंग थिंग्स कैन रिप्रोड्यूस, और जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, अपने यंगर वंस को बर्थ दे सकते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग्स को बर्थ दे सकते हैं, तो ये भी क्या हो गया, ये भी उनकी कैरेक्टरिस्टिक हो गई। तो हमने अभी कितने देखे, हमने 7 कैरेक्टरिस्टिक देखे। खुद से मूव कर सकते हैं, एयर, फूड और वाटर चाहिए होता है, ग्रो कर सकते हैं, अपने जो अगल बगल जितने भी चेंजेस उनके साथ हो रहे हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, सेंसिटिव होते हैं और इंस्पायर कर सकते हैं, फूड से एनर्जी रिलीज कर सकते हैं, अपने अंदर जितना मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उससे गेट रीड हो सकते हैं, लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस भी कर सकते हैं। तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट आर लाइफ प्रोसेस क्या होती हैं? ऑल द ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस टू कीप देमसेल्व्स अलाइव। जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सब कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस करते हैं जिससे वो अपने आप को जिंदा रख सकें। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। और वो बेसिक फंक्शंस जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स द्वारा किए जाते हैं अपनी लाइफ को अर्थ पर मेंटेन करने के लिए, मतलब किसी भी तरीके से वो अर्थ पर बचा रह सके, तो उसको हम कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस। द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर न्यूट्रिशन, respiration, transport and excretion, control and coordination, response to stimuli, growth, movement and reproduction। जो अभी यहाँ हमने डिस्कस करा था ये 7 कैरेक्टरिस्टिक्स, वही 7 कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें आ गई हैं। यहाँ से आप देखिएगा, न्यूट्रिशन देखिए हमने यहाँ पढ़ा था, दे नीड फूड, एयर एंड वाटर। रिस्पिरेशन हमने यहाँ पढ़ा था, रिलीज एनर्जी फ्रॉम फूड। ट्रांसपोर्ट हमने यहाँ नहीं पढ़ा था, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन भी उनका एक इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस होता है, एक्सक्रीशन भी होता है। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन तो होता है, बिना कंट्रोल कोऑर्डिनेशन के तो चारों चीज़ें नहीं हो पाएंगी, और ग्रोथ भी होती है, मूवमेंट भी होती है और रिप्रोडक्शन भी होता है। लेकिन रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है रिप्रोडक्शन, और जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं वो सब इंपॉर्टेंट है अलाइव करने के लिए, रिप्रोडक्शन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। The process of nutrition involves the taking of food inside the body and converting it into smaller molecules which can be absorbed by the body। अब जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसका मतलब होता है कि कुछ ऐसा फूड जो है वो अपने बॉडी के अंदर हम इंगल्फ कर लें, मतलब खा लें, इंजेस्ट कर लें, और उसके बाद उसको हम स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करें जो बॉडी के द्वारा अब्जॉर्ब करे जा सकते हैं। रिस्पिरेशन इज द प्रोसेस विच रिलीजेस एनर्जी फ्रॉम द फूड अब्जॉर्ब बाय द बॉडी। न्यूट्रिशन इतना एक लाइन में न्यूट्रिशन हो गया। न्यूट्रिशन क्या है? फूड मॉलिक्यूल्स को, फूड को इंजेस्ट करना और उसके बाद उसको स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, मतलब डाइजेस्ट करना। रिस्पिरेशन क्या होता है? इस जो एनर्जी होती है फूड द्वारा जो एनर्जी अब्जॉर्ब करी जाती है बॉडी में, उसको रिलीज करने को हम रिस्पिरेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्ट इज द प्रोसेस इन विच अ सब्सटेंस अब्जॉर्ब्ड और मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी इज मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि जब एक सब्सटेंस होता है वो अब्जॉर्ब होता है या मेड होता है एक बॉडी पार्ट में, तो वो और सारे बॉडी पार्ट्स में क्या हो, वो उसको मूव करा। जैसे प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम जो होते हैं वो वाटर को और फूड को, प्रिपेयर्ड फूड को ऊपर नीचे यूनि डायरेक्शन और बाई डायरेक्शनल मूवमेंट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। एक्सक्रीशन is the process in which the waste materials produced in the cells of the body are moved from the body। जो वेस्ट मटेरियल्स बॉडी के हर एक सेल्स में जो वेस्ट मटेरियल्स प्रोड्यूस होते हैं वहाँ से निकाल के उन वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से निकाला जाता है, वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके हर एक सेल्स से, तो उसको हम एक्सक्रीशन कहते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन और रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई इज अ प्रोसेस विच हेल्प्स द लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सर्वाइव इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट अराउंड देम। कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो होता है, जिसको हम लोग स्टिमुलाई के प्रति रिस्पॉन्स कहते हैं, वो क्या करता है, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपने अगल बगल जितने भी चेंजिंग एनवायरनमेंट होता है उसके बीच में सर्वाइव करने में मदद करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक बैक्टीरिया है
और एक बहुत हाई टेम्परेचर पर बैक्टीरिया पहुंच गया। मान लीजिए कहीं कोई ऐसी जगह है जहाँ बहुत हाई टेम्परेचर है और बैक्टीरिया जो है वहाँ पहुँच गया है। अब बैक्टीरिया को पता है कि अगर मैं यहाँ मैं रहूँगा तो मैं यहाँ और बढ़ सकता हूँ और मैं रिप्रोडक्शन कर सकता हूँ, तो वहीं रह जाएगा, वो कहीं और अगल बगल नहीं जाएगा, वहीं रह जाएगा। तो इससे क्या होगा, उसको सर्वाइव करने में मदद मिल रही है। अगर वो वहाँ नहीं रहता, कहीं और चला जाता, मान लीजिए बहुत कूलर कंडीशन हो जाती तो वहाँ वो ग्रो नहीं कर पाता, एक दिन उमर जाता, उसकी और जो और पॉपुलेशन वो नहीं बढ़ पाती और इस तरह उसकी पूरी स्पेशीज ही खत्म हो जाती। तो इसीलिए जो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन होता है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करता है। The process of growth involves the change from a small organism into a big organism. ग्रोथ का मतलब होता है कि जब कोई स्मॉल ऑर्गेनिज्म बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, वो कुछ बड़ा हो जाए, वो ऑर्गेनिज्म उसकी जो ग्रोथ मतलब उसकी जो थोड़ा सा उसकी हाइट बढ़ जाए, थोड़ा सा उसका एरिया बढ़ जाए, जितना एरिया वो ऑक्यूपाई करता है, वॉल्यूम जितना वो ऑक्यूपाई करता है वो बढ़ जाए। इन मूवमेंट द ऑर्गेनिज्म आइदर मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और मूव्स इट्स बॉडी पार्ट्स वाइल रिमेनिंग इन द सेम प्लेस। मूवमेंट्स दो प्रकार के होते हैं, या तो एक ऑर्गेनिज्म जो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा या अपने बॉडी पार्ट्स को एक जगह पर रह के ही हिलाएगा। द प्रोसेस of reproduction involves the making of more organisms from the existing ones so that organisms could live on this earth forever. रिप्रोडक्शन जो प्रोसेस है, इससे क्या होता है, इसका मतलब होता है कि हम जितने भी कोई एक अगर पर्टिकुलर स्पीशीज़ है तो इस स्पीशीज़ को इस कंटिन्यू करने के लिए, स्पीशीज़ को इस पृथ्वी पर कंटिन्यू करने के लिए अपने और यंगर वंस बनाने पड़ेंगे, वरना वो जो स्पीशीज़ का अगर एक ऑर्गेनिज्म है तो एक ऑर्गेनिज्म मरने के बाद उस स्पीशीज़ ही खत्म हो जाएगी। इसलिए रिप्रोडक्शन भी ज़रूरी है। जितने भी लाइफ प्रोसेस के बारे में हमने यहाँ ब्रीफ में पढ़ा है, इस सभी लाइफ प्रोसेस को हम डिटेल वे में पढ़ेंगे हर एक चैप्टर। पहला चैप्टर हमारा लाइफ प्रोसेस है जिसमें हम पहली 4 लाइफ प्रोसेस पढ़ेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाला जो है स्टिमुलाई के प्रति जो रिस्पॉन्स वाला पार्ट है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद ह्यूमन रिप्रोडक्शन और प्लांट्स रिप्रोडक्शन दोनों आता है। फ्लावरिंग प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन है वो भी आता है। उसके बाद हेरिडिटी आता है जो बताता है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट्स में और या एनिमल्स में दूसरे एनिमल्स में, लिविंग थिंग्स में कैसे पास ऑन होती हैं। और सबसे आखिरी में जो इन सबसे कनेक्टेड चैप्टर नहीं है लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आवर एनवायरनमेंट, जिसमें हमको अपने सराउंडिंग्स के बारे में समझने में एक अच्छा चैप्टर है। एनर्जी नीडेड फॉर द लाइव प्रोसेस। एनर्जी जो होती है वो लाइव प्रोसेस के लिए एनर्जी नीडेड होती है, बिना एनर्जी के लाइव प्रोसेस नहीं हो सकते हैं। कैसे? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सबको एनर्जी चाहिए होती है कि और जितने भी लाइफ प्रोसेस हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। दे गेट दिस एनर्जी फ्रॉम फूड। इसका मतलब कि वो जो फूड होता है जो वो इंटेक करते हैं, जो इंजेस्ट करते हैं, इस फूड से ही वो क्या करते हैं, वो एनर्जी पाते हैं। फूड इज़ अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे आप देखते होंगे कि जैसे पेट्रोल होता है, जब पेट्रोल को किसी व्हीकल में डाला जाता है तो क्या होता है, जब उसको डालते हैं तो व्हीकल जो होता है वो जल्दी से चलने लगता है। अगर व्हीकल में बहुत कम पेट्रोल रहा होगा तो बहुत धीरे धीरे हम लोग उसे चला रहे होंगे, उसके अंदर पेट्रोल ना खत्म हो जाए। लेकिन जब उसके अंदर पेट्रोल डाल दिया जाता है, हम लोग उसको पेट्रोल पंप से उसके अंदर पेट्रोल भरवा लेते हैं तो हम उसको एकदम आराम से चलाते हैं, खूब तेज चलाते हैं, चाहे जैसा हमारा मन होता है वैसा हम चलाते हैं। तो इससे क्या होता है, जैसे कोई फ्यूल व्हीकल को एकदम चलाने में उसको एकदम नया कर देता है, चलने लगती है वो तेज, वैसे ही जो फूड होता है वो एक तरीके का एनर्जी प्रोवाइडिंग मटेरियल है जिससे लाइफ प्रोसेस हो पाती हैं। द लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज द केमिकल एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेस। जो केमिकल एनर्जी इस फूड से मिलती है उसको जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो डिफरेंट तरीके की लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। दे गेट दिस केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड प्रोसेसेस एंड अदर एक्टिविटीज़ विच दे परफॉर्म। और जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो ये एनर्जी है वो उसको जितनी भी लाइफ प्रोसेस उनके अंदर होती रहती हैं उससे क्या होता है, वो इस एनर्जी को पाते हैं। ठीक, अभी जो लाइफ प्रोसेस है वही क्या करती है, फूड से एनर्जी निकालती है। केमिकल रिएक्शंस होते हैं लाइफ प्रोसेस में, वो फूड से एनर्जी निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी इज रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग इवन स्लीप। मतलब कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म सो रहा है, तो उस दौरान भी उसको एनर्जी की ज़रूरत होती है। दिस इज बिकॉज व्हेन वी आर अस्लीप अ नंबर ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस कीप ऑन ऑक्यूरिंग इन द बॉडी। इसका मतलब जब हम लोग सोते भी रहते हैं तो बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेस हमारे बॉडी में होते रहते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस होते रहते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस भी 2 प्रकार के होते हैं, वो भी पढ़ेंगे। आवर हार्ट्स बीट्स नॉन स्टॉप इवन व्हेन वी आर अस्लीप टू पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। जब हम लोग सोते रहते तब भी हमारा जो हार्ट है वो बीट करता रहता है कि उसको जो ब्लड होता है उसको पंप करना होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट करना होता है। एंड दिस बीटिंग ऑफ हार्ट रिक्वायर्स एनर्जी। और जो हार्ट जो बीट करता है इसके लिए भी उसको एनर्जी चाहिए होती है। दस द वर्किंग ऑफ हार्ट रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। इसलिए अगर हार्ट को वर्क करना है तो उसको एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द फूड दैट द ऑर्गेनिज्म ईट्स।
जो फूड एक ऑर्गेनिज्म इंटेक करता है उससे उसको एनर्जी मिलती है, लेकिन उस एनर्जी को ब्रेक डाउन करने के लिए, उस एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए बहुत सारे लैब प्रोसेस, और उन लैब प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन जिम्मेदार होते हैं। इन दिस चैप्टर वी विल फर्स्ट स्टडी the process of intake and utilization of the food by an organism called nutrition, and the liberation of energy from the food called respiration. After that we will study the process of moving the digested food and other materials to the various parts of the body called transport, and the removal of waste materials from the body called excretion. इस जो एनर्जी रिकॉर्ड होती है एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो उस फूड से उसको मिलती है, लेकिन अब वो जो फूड होता है उसको पहले उसको इंटेक करना पड़ेगा और फिर उसका जो उसको पहले यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, उसको ऑब्जॉर्व करना पड़ेगा। ये होता है न्यूट्रिशन। ये प्रोसेस न्यूट्रिशन वाली लाइफ प्रोसेस के अंदर होती हैं। उस फूड से एनर्जी निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम रिस्पिरेशन कहते हैं। उसके बाद एनर्जी निकलने के बाद जो डाइजेस्टेड फूड होता है और जितने भी और मटेरियल्स होते हैं और जितने भी अदर मटेरियल्स होते हैं डाइजेस्टेड फूड के साथ, वो बॉडी के वेरियस पार्ट्स में उनको ले जाना होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए होता है। और आखिरी में जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है सब चीज़ डाइजेस्ट करने के बाद, सब करने के बाद, उसको एक्सक्रीशन के जरिए निकाला जाता है बॉडी से। तो ये 4 लाइफ प्रोसेस हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, जिससे हम लोग समझेंगे कि फूड से एनर्जी कैसे निकलती है और वो एनर्जी कैसे लाइफ प्रोसेस में मदद करती है और अलग अलग लाइफ प्रोसेस कैसे होती हैं। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ समझनी होगी कि मेटाबॉलिज्म क्या होता है। मेटाबॉलिक प्रोसेस वो सारी प्रोसेस होती हैं हमारे शरीर में जिनमें केमिकल रिएक्शंस होता है। जितने भी केमिकल रिएक्शंस हमारे शरीर में हो रही हैं उनको मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। केमिकल रिएक्शंस हमें पता है 2 तरीके की होती हैं। जैसे हमने केमिकल बॉन्ड अभी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो समझते हैं केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं। या तो एक बॉन्ड या तो एक जो एलिमेंट होता है, जो एटम होता है, वो अपना एक चार्ज दे देता है या एक चार्ज ले लेता है। तो जब वो एक चार्ज दे देता है तो क्या हो जाता है, जब अगर वो चार्ज दे देता है तो क्या होता है, वो एक अलग उसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब वो एक चार्ज ले लेता है तो उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है। वैसे ही मेटाबॉलिक प्रोसेस भी होते हैं, वो 2 प्रकार की होती हैं। लार्जर मॉलिक्यूल्स जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाएं, लार्जर मॉलिक्यूल्स जब स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो, उनको ब्रेक डाउन करा जाए और उससे जो एनर्जी निकले उसको हम कैटाबॉलिज्म कहते हैं। जैसे डाइजेशन जो होता है वो एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, कैटाबॉलिक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि उसमें जो लार्जर मॉलिक्यूल्स हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, ब्रोकन डाउन किए जा रहे हैं और उसे एनर्जी मिल रही है, तो कैटाबॉलिज्म हो गया। एनाबॉलिज्म क्या है? लार्जर मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो स्मॉलर मॉलिक्यूल से बने, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल्स को बनाएं, उसमें इसको एनर्जी चाहिए होती है। कैटाबॉलिज्म में एनर्जी निकलती है, रिलीज होती है। एनाबॉलिज्म में एनर्जी चाहिए होती है। जैसे यहाँ डायग्राम है, देखिए एनाबॉलिज्म में क्या छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है, स्मॉल मॉलिक्यूल्स है, मिलकर एक चेन बनाया, एक पॉलीमर इन्होंने बनाया। तो ये क्या है, अब इसको ही बनाने के लिए इनको एनर्जी चाहिए है, लेकिन टूटने के लिए कोई एनर्जी नहीं चाहिए। टूटेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, क्योंकि क्या हुआ, वो एनर्जी से ही बना था। जब ये टूटेगा ये वाला, क्योंकि एनर्जी इस यहाँ जो एनर्जी मिली थी इससे ही बना था, और जब टूटेगा तो इस एनर्जी को रिलीज़ कर देगा। तो कैटाबॉलिक मतलब कि जो लार्जर मॉलिक्यूल्स में वो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रोकन डाउन किए जाएं जिससे एनर्जी निकले। एनाबॉलिज्म मतलब जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो मिलकर लार्जर मॉलिक्यूल्स को बनाएं जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। और ये जितनी भी लैब प्रोसेस हैं इन सबको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एस चांद बुक का, वो हमारा न्यूट्रिशन है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।